ऐसे 805 हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अमेंडेड पोर्शन। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सीए फाइनल वाले फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और सीए फाइनल की जितनी भी अमेंडमेंट या फ्री रिसोर्सेज हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी इसी वीडियो के नीचे। एक कमेंट बॉक्स है, उसमें पिन कमेंट है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए जल्दी से शुरू करते हो, लाइक जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं एसए 805 की अमेंडमेंट्स। ओके गाइस, तो एसए 805 की अमेंडमेंट्स देखते हैं जल्दी जल्दी। एसए 805 डील किससे करता है? वो स्पेशल कंसिडरेशंस जो आपको लगानी होती है अगर आप लोग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो। एसएफएस, एसई हम ये बोल के चलेंगे। तो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसएफएस, एसई, स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब मेरी बात सुनिए, इसमें अमेंडमेंट सबसे पहले कहां पे आई है? सबसे पहले इसके जो स्कोप है उसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट आई है। और वो अमेंडमेंट कैसे काम करती है, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आप लोगों को एसए 600 पता है? एसए 600 में प्रिंसिपल ऑडिटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करता है और उसके लिए वो कंपोनेंट के ऑडिटर को बोल सकता है कि भैया अपनी रिपोर्ट मुझे दो। तो कंपोनेंट का ऑडिटर जो कंपोनेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी रिपोर्ट बना के प्रिंसिपल के ऑडिटर को दे रहा है फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस पे एसए 800 एप्लीकेबल नहीं होगा। पहली अमेंडमेंट कितनी सिंपल, आइए जरा मैं आपको यहां पे समझाता हूं। ये सोचिए, ये जो है एक कंपोनेंट है, ओके, ये आपकी एक एंटिटी है और इसको नाम रख देते हैं एंटिटी। ये बन गया हमारा कंपोनेंट। ये प्रिंसिपल ऑडिटर है यानी कि एंटिटी का ऑडिटर है और ये कंपोनेंट का ऑडिटर है। अब प्रिंसिपल ऑडिटर ने कंपोनेंट के ऑडिटर को रिक्वेस्ट भेजी कि कंपोनेंट के ऑडिटर भैया जरा एक काम करना, तो आप ना मुझे कंपोनेंट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर मुझे रिपोर्ट बना के दो। ओके, तो हमारे कंपोनेंट के ऑडिटर्स का नाम रख देते हैं हम लोग मिस्टर सी और इसका नाम रख देते हैं मिस्टर पी। मिस्टर पी की रिक्वेस्ट पे मिस्टर सी ने रिपोर्ट दी है किसको? मिस्टर पी को। किसके ऊपर रिपोर्ट दी है? कंपोनेंट के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब ये जो सारी की सारी चीजें हुई हैं, क्या इस रिपोर्ट के ऊपर आप ऐसे आप लोग बताएंगे 805 लगाना चाहते हैं या 600 लगाना चाहते हैं? तो इसके ऊपर भाई साहब ऐसे 600 लगेगा, ना कि 805 लगने वाला है। ओके, आई होप आप लोग इसको याद रखने वाले हैं। आइए अमेंडमेंट को एक बार जल्दी से रीड भी कर लेते हैं। देखो, ऐसे 805 नहीं लगेगा अगर कंपोनेंट का ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करता है। कंपोनेंट का ऑडिटर एक रिपोर्ट इशू करता है, रिपोर्ट कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बनाई गई है और प्रिंसिपल ऑडिटर ने रिक्वेस्ट करी थी, पर्पस था कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट। ओके, रिपोर्ट मेरे साथ जरा ध्यान दीजिएगा, एवरीवन। रिपोर्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिपोर्ट कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बनाई गई है, प्रिंसिपल ऑडिटर के रिक्वेस्ट पे बनाई गई है, पर्पस था ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई होप ये चीज जो है आप लोगों को क्लियर हो गई है। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब चलते हैं हम लोग इसकी सेकंड अमेंडमेंट पे। फर्स्ट अमेंडमेंट की समरी क्या है? फर्स्ट अमेंडमेंट की समरी ये है, एसए 805 एप्लीकेबल नहीं होगा किसके ऊपर? जो कंपोनेंट ऑडिटर रिपोर्ट इशू करता है कंपोनेंट की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल ऑडिटर फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए सेकेंड अमेंडमेंट, ऑब्जेक्टिव। ये बात एसए 800 के अंदर भी आई, यहां भी आई। देखिए एसए 800 और 805 जो है ना, वो सिर्फ आपको स्पेशल कंसीडरेशंस बता रहे होते हैं। 800 बताता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के केस में और 805 बताता है जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। बाकी सारी बातें वो पुराने वाले स्टैंडर्ड से उठाना है। रिस्क असेसमेंट 315, रिस्पॉन्सेज 330, ऑडिट एविडेंस 500, वो सारी चीजें वहीं से उठ के आने वाली है, राइट? अब भाई वहां पे हमें क्लैरिटी है। अगर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो क्या एक ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना होता है? उसकी इफेक्टिवनेस पे, एफिशिएंसी पे नहीं देना होता है भाई, नहीं देना होता है। कंपनी लॉ में मत जाइए, स्टैंडर्ड्स में रहिए जरा मेरे साथ। तो उसी चीज को क्लैरिफाई एसए 800 में भी किया है, एसए 805 में भी किया है कि भाई ऑब्जेक्टिव में याद रखिए सिर्फ फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन एसएफएस और एसई है, ओके, बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटिटीज आईसी। पहले बात लिखी हुई थी, इसको डिलीट कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल पे ओपिनियन देना है। इसका ये मतलब है हमने डुप्लीकेशन हटा दी है और जैसा पहले स्टैंडर्ड्स आपको बोलते हैं आपने उन्हीं बातों को ध्यान में जो है वो रखना है और इंटरनल कंट्रोल पे आज भी आपको ओपिनियन नहीं देना है एसएफएस या एसई का ऑडिट करते समय।
आइए, तो नेक्स्ट अमेंडमेंट जो हमारे पास आई है वो आई है कहाँ पे, कंसिडरेशन व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द ऑडिट। बहुत छोटी छोटी सी दो अमेंडमेंट्स हैं इसके अंदर, ध्यान से सुनिएगा। आपके प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग के लेके दो अमेंडमेंट्स और दोनों ही मुझे लगता है क्लैरिफिकेटरी इन नेचर हैं। सबसे पहली बात देखो भाई, आपको पहले ही कहा गया था कि जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, आपने सारे रेलेवेंट एसेस को जो है वो कंसिडर करते हुए चलना है। मतलब भाई एसए 805 सिर्फ आपको एडिशनल कंसिडरेशन तो बता रहा है, बाकी ऑडिट कैसे होगा वो तो आपको सारे स्टैंडर्ड बताते ही हैं। अब यहाँ पे रेलेवेंट एसेस को आपको कंसिडर करके चलना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कुछ एसेस के स्पेसिफिक रेफरेंस डाल दिए, एसए 240, एसए 550 एंड साथ में एसए 570। तो आपको इन 3 स्टैंडर्ड्स का तो पर्टिकुलरली अब ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो सच बताऊं, आपको सारे एसेस का ध्यान रखना है भाई। एसए 805 आपको ऑडिट करना थोड़ा ना बताता है, वो तो सिर्फ आपको स्पेशल कंसिडरेशंस बता रहा होता है। तो आपने अब इन एसेस पे, ये एसे किससे डील करता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फ्रॉड को लेके, ये एसे किससे डील करता है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आरटी को लेके, रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन, ये एसे किससे डील करता है, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड क्या क्या जो है ऑडिटर को काम करना है। ओके, तो अब आपने इन एसेस का ध्यान रखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप ऑडिट कर रहे हैं किसका, आप ऑडिट कर रहे हैं रेवेन्यू का। अब रेवेन्यू क्या है, रेवेन्यू एक स्पेसिफिक एलिमेंट हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। अब रेवेन्यू का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि भाई रेवेन्यू में 240, 550, 570 की एप्लीकेशन कैसे आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, रेवेन्यू में हो सकता है फ्रॉड करके मैनेजमेंट ने ओवरस्टेट करने की कोशिश की हो, आरपीआरटी बहुत सारी हो जो आप लोग डिटेक्ट ना कर पा रहे हो या मैनेजमेंट आपको ना बता रही हो, अनडिस्क्लोज सेल्स हो सकती हैं रिलेटेड पार्टी को। और रेवेन्यू में ये भी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इनकरेक्ट अजम्पशन ली है रेवेन्यूज़ को लेके, रेवेन्यू रिकग्निशन में कुछ ऐसी गड़बड़ करी है जिसकी वजह से रेवेन्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है ऑर्गेनाइजेशन और उसने यहाँ पे जो है झोल कर रखा है। तो ये एक अमेंडमेंट हो गई कि भाई आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर ऑडिट कर रहे हैं या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, आपको हर स्टैंडर्ड को कंसिडर करते हुए चलना है। एंड ये वाले स्टैंडर्ड तो स्पेसिफिकली ज़्यादा रेलिवेंट हैं आपके लिए, 240, 550, 570। ओके, अब जो सेकेंड अमेंडमेंट आई है वो क्या बोला गया है, देखो भाई, एसएफएस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में क्या आप लोगों को ऑडिट करते समय कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से? आप मुझे बताइए, क्या कम्युनिकेट करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, कम्युनिकेट विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। अब आपको मैं ऐसे बताता हूँ, हमारे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट के टाइम पे कौन सा स्टैंडर्ड है जो इससे डील करता था, वो स्टैंडर्ड है हमारा एसए 260, है ना, कम्युनिकेशन विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। तो अब इसको लेके इन्होंने क्या बोला है, जरा ध्यान से सुनिएगा। एसए 260 आपसे बोलता था कि भाई आइडेंटिफाई करो उन लोगों को जिनसे आपने कम्युनिकेट करना, आइडेंटिफाई द राइट पीपल विद इन द एंटिटीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना होता था लोगों को जिनसे आपने कम्युनिकेट करना है। एसए 260 ये एक रिक्वायरमेंट थी एसए 260 की कि भाई आपने रेलेवेंट लोगों से जो है वो कम्युनिकेशन करना है। ओके, अब क्या हुआ, अब एंटिटी ने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए हैं और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए हैं। ध्यान से सुनते जाइए। ऐसे 260 बोलता था आइडेंटिफाई करो उन लोगों को जिनसे आपने कम्युनिकेट करना है। एंटिटी ने इस केस में कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए हैं और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए हैं। ओके, अब आप मुझे बताइए, जो लोग कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसी कर रहे हैं और जो लोग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरसी कर रहे हैं, क्या वो लोग अलग हो सकते हैं? आंसर इज यस। द पीपल ओवरसीइंग द सिंगल स्टेटमेंट or the people overseeing the single statement may differ from the people who were overseeing the complete financial statement. तो आपने पहले तो ये देखना है कि भाई people में भी different, people overseeing में भी different, overseeing ये सब आपको मैं लिखा हुआ दे दूंगा, don't worry at all, overseeing में भी different. ओके, अब ऑडिटर को बोला जा रहा है एसए 805 में, ऑडिटर बाबू एक काम करना, आपने क्या करना है, ये इंश्योर करना है कि आप जो कम्युनिकेशन कर रहे हो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में, वो करेक्ट इंडिविजुअल्स के पास जाए, राइट। कम्युनिकेट विद करेक्ट इंडिविजुअल्स, ये एक रिक्वायरमेंट डाल दी गई कि एज पर एस 260 यू हैव टू कम्युनिकेट विद करेक्ट इंडिविजुअल्स, राइट, इन केस ऑफ एसएफएस और सिंगल एलिमेंट, करेक्ट इंडिविजुअल्स। सिंपल, खत्म बात। आइए मैं रिपीट करवाता हूं, सुनो मेरी बात को।
सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में क्या करना पड़ सकता है, आपको ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ सकता है टीसीडब्ल्यूजी से। एसेट 260 डील करता है आपके कम्युनिकेशन विद टीसीडब्ल्यूजी वाले मैटर पे, वो आपको बोलता है आइडेंटिफाई करो पीपल जिनसे कम्युनिकेट करना है। अब अगर एंटिटी ने सीएफएस कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं या सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट की भी बात कर लो, स्पेसिफिक एलिमेंट का आपसे ऑडिट करवा रहे हैं, तो पीपल जो ओवरसी कर रहे हैं दे मे बी डिफरेंट, मतलब हो सकता है कि आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में ए, बी और सी रिस्पॉन्सिबल हैं और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल हैं, राइट। सो पीपल ओवरसीइंग मे बी डिफरेंट। तो ऑडिटर को क्या गाइडेंस दी गई है, ये हमारी अल्टीमेट गाइडेंस जो नहीं आई है एस 805 में, कि कम्युनिकेट विद दी करेक्ट इंडिविजुअल्स, आपने सही इंडिविजुअल से जो है वो कम्युनिकेट करना है। आइए अब इसकी एक रीडिंग कर लेते हैं जल्दी से। देखो, सबसे पहले तो ये वाला पार्ट मैंने बता दिया कि भाई ये 3 एसेस को स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया है कि दे आर रिलेवेंट फॉर दी ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। एग्जांपल मैंने रेवेन्यू वाला दे दिया। अब 260 सुनिए। 260 ऑडिटर को बोलता है आइडेंटिफाई करो राइट पीपल को विद इन द एंटिटी गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है जी। अगर एंटिटी कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट या एलिमेंट दोनों बना रही हैं, तो जो लोग हैं ओवरसी कर रहे हैं वो सिंगल स्टेटमेंट को डिफर कर सकते हैं किससे, दोज ओवरसीइंग द कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एंश्योर कम्युनिकेशन इज डायरेक्टेड टू द करेक्ट इंडिविजुअल्स ओवरसीइंग द स्पेसिफिक एलिमेंट और स्पेसिफिक स्टेटमेंट और एलिमेंट, राइट, यानी सिंगल स्टेटमेंट और एलिमेंट। एग्जाम्पल, आप एक कंपनी का if auditing a company's segment revenue statement, the financial controller may oversee the specific element while the board of directors manages the complete financial statement, right? The auditor must communicate finding about the segment revenue to the financial controller and broader governance issue to the board. As simple as that. मतलब आपने correct individual के साथ communication करना है। लीजिए, next amendment है हमारी forming an opinion and reporting considerations के अंदर, right? छोटा सा change आया है इसके अंदर। देखिए इन्होंने क्या बोला है, auditor must adapt and apply SS 700 and SA 800 when applicable। तो ये पहले नहीं लिखा हुआ था। वैसे 800 कब एप्लीकेबल होता है, जब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया गया हो, राइट। तो सिंपली स्पीकिंग आपको बोल रहे हैं कि भैया देखो, आपने 700 और 800 को अडॉप्ट करना है एज पर दी रिक्वायरमेंट व्हेन फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। दैट्स इट, बस। अब ये अगली बात क्या लिखी है SS 700 से रिलेटेड, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करते हैं, वहां पे क्लियरली मेंशन होता है, ऐसे बोलता है ऑडिटर को, ऑडिटर जरा चेक कर लेना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडिक्वेट डिस्क्लोजर है कि नहीं, राइट। ये मैं आपके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। अब अगर आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो भाई साहब आपने बस ये ध्यान रखना है एज अ ऑडिटर 700 की रिक्वायरमेंट को आपने यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। आपको ये देखना है कि भाई जो सिंगल स्टेटमेंट है या एलिमेंट है और उसके जो नोट हैं वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहे हो। तो आप इसको ऐसे समझें कि जब आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं, मेरे साथ जरा जुड़िएगा, जब आप कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते हैं, ऑडिटर को बोला जाता है SS 700 के अंदर कि भाई एक चीज़ ज़रूर चेक कर लेना। क्या चीज़ चेक कर लेना, कि एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स हैं या नहीं। एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स के बारे में आपको चेक करने को बोला जाता है, और वही रिक्वायरमेंट आपकी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या सिंगल एलिमेंट के केस में भी एज इट इज एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको SS 700 क्या बोल रहा है कि भाई चेक कर लो, ये जो आपकी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट है और जो इसके नोट्स हैं वो एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे भी आपको एडिक्वेट डिस्क्लोजर्स चेक करने हैं। आपको ये चेक करना है कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बना है या नहीं बना है। अब यहाँ पे 800 की भी मैं बात कर दूंगा, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है तो उसके हिसाब से चेक कर लेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजर्स क्या अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन को और इफेक्ट ऑफ मटेरियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। तो यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग एनेबल होनी चाहिए, यानी यूजर्स अंडरस्टैंड कर पाए किसको, नंबर 1 इंफॉर्मेशन को, और साथ साथ में किसको भाई, इफेक्ट को। इफेक्ट किसका, मटेरियल ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट को ऑन द इंफॉर्मेशन इफेक्ट। बस इतना याद रख लीजिए। अब इसको मैं पढ़ा देता हूँ। फिर से मैं एक बार बोलूंगा, मेरी बातों को आपने बहुत ध्यान से बहुत प्यार से सुनना है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। क्या बोलने जा रहा हूँ सुनिए जरा। आइए कैमरा भी ऑन कर लेता हूँ, बड़ी देर हो गई भाई। कि जब आप लोग सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं, तो SS 700 की जो रिक्वायरमेंट है डिस्क्लोजर्स को लेके, वो एज इट इज एप्लीकेबल है। यानी आप एज अ ऑडिटर चेक करेंगे कि जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो स्पेसिफिक एलिमेंट है और जो रिलेटेड नोट्स हैं, वो सफिशिएंट डिस्क्लोजर्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, AFRF के हिसाब से बने हैं या नहीं बने हैं। क्या उनको पढ़ के यूजर्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दी इंफॉर्मेशन कन्वेड
एज वेल एज द इफेक्ट ऑफ मटीरियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स। इज दैट क्लियर? बोलिए हाँ के ना। बस इतनी सी बात है जो आपको समझनी है। अच्छा जी, तो ये हमारा, अच्छा मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है, ये पार्ट पहले भी था, बस कहीं और लिखा हुआ था, इसकी पोजीशनिंग चेंज की गई है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गोइंग कंसर्न। ये गोइंग कंसर्न को लेके क्या बातें ऐड हुई हैं एसए 805 में, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मुझे आपको रेफर करना पड़ेगा एसएस 700। अगर आपको एसएस 700 याद हो तो एसएस 700 के अंदर आपको बताया जाता है कि फॉर्मेट कैसा होगा, कंटेंट कैसा होगा ऑडिट रिपोर्ट का। वहां पे एक सेक्शन अलग से बनता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेक्शन। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ऐसे 200 में 210 में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड। लेकिन 700 में आके उसमें एक चीज और ऐड हो जाती है, और वो है गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करना भी हम लोग मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, 700 में हम लोग क्लियरली मेंशन कर देते हैं। अब 805 में क्या बोला गया, इधर देखिए, अमेंडमेंट के बारे में सुनिए। 805 में इन्होंने बोला कि देखो भाई, जो रिवाइज्ड 805 है, कि आप एज पर 700 जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में गोइंग कंसर्न की बात कर रहे होते हैं, वहां पे आपको मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर लेनी है, अडेप्ट कर लेनी है, चेंज कर लेनी है। किसके बेसिस पे? कि भाई एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा यूज हुआ है। मतलब हो सकता है ना कि भाई कोई स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो है वो यूज हुआ हो और वहां पे गोइंग कंसर्न को लेके कुछ और बातें हो, तो आपको सिंपली मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को अकॉर्डिंगली क्या कर लेना है, चेंज कर लेना है एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज्ड। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, एसए 700 में आपकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है, और हमारा नया एसए 805 क्या बोलता है कि देखो भाई, डिपेंडिंग अपॉन दी एएफआरएफ जो आपने यूज किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ, हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन दी एएफआरएफ जो आपने यूज किया है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट, डिपेंडिंग अपॉन दैट पर्टिकुलर एएफआरएफ, डिस्क्रिप्शन जो जाने वाला है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का ऑडिट रिपोर्ट में, वो आप क्या कर लेंगे, अडेप्ट कर लेंगे विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। बेसिकली आप उसे जो है वो चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आइए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट क्या है। इसी से रिलेटेड है। एसएस 700 में ही आप लोग ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लिखते हो, आई होप आप लोगों को याद है, बहुत लंबा चौड़ा सेक्शन होता है भाई ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एसएस 700 के अंदर। कह रहे हैं कि भैया ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो आती है ना, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, अडेप्ट कर लेंगे। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट ऑल्सो बी अडेप्टेड मतलब नेसेसरी चेंजेस जो करने होंगे वो आप कर लेंगे। किसके ऊपर, किसको ध्यान में रखते हुए, बहुत सिंपल सी बात है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। किस बात को ध्यान में रखते हुए, हाउ एसए 570 अप्लाइज in the circumstances of engagement, ऐसे 570 कैसे अप्लाई होता है इन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ एंगेजमेंट। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो मोटी मोटी बात ये की जा रही है कि देखो भाई, गोइंग कंसर्न से रिलेटेड जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी आप अडेप्ट कर सकते हैं, और जो ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन होता है एज पर एसएस 700 रिपोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी आप लोगों को चेंजेस करने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ एसए 570 अप्लाइज इन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द एंगेजमेंट। देखिए बात क्या है कि जो मैं इंटरप्रेट कर पाया वो ये कि भाई आप अगर एक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हो तो आपको गोइंग कंसर्न भी सिर्फ और सिर्फ वो लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी ही चेक करनी है उस सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आपको, ऑडिटर को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला सेक्शन भी जो है वो क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा। मैं आपको जरा ये रीड कराता हूं, आइए देखो। मैं सीधे एक्सप्लेनेशन से पढ़ता हूं। न्यू एसए 805 add explicit guidance for going concern consideration when auditing single financial statement and specific element of financial statement. Going concern responsibility must be adapted based on applicable financial reporting framework and how SA 570 applies to the specific engagement. ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है और इसके अकॉर्डिंगली आपने गोइंग कंसर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अडेप्ट कर लेनी है। जैसे मैनेजमेंट की गोइंग कंसर्न अजम्पशन जो है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न आपने एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए अडेप्ट कर लेनी है। ऑडिटर का क्या रोल रहेगा, वो आपने कैसे SA 570 अप्लाई होता है उसको ध्यान रखते हुए अडेप्ट कर लेनी है। अच्छा सुनिए जरा, यहां से देखिए,
गोइंग कंसर्न असेसमेंट, आप क्या कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न, आप एक ऑडिट कर रहे हैं बैलेंस शीट का। एग्जांपल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड, न्यू एसए 805। गोइंग कंसर्न असेसमेंट फोकसेस ओनली ऑन बैलेंस शीट एलिमेंट्स, आपको सिर्फ बैलेंस शीट एलिमेंट्स को लेकर जो है फोकस रखना है, क्योंकि आप सिर्फ बैलेंस शीट का ऑडिट कर रहे हैं। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फोकस ऑन गोइंग कंसर्न इंपैक्ट ऑन द एसेट वैल्यूएशन एंड लायबिलिटी क्लासिफिकेशन। ऑडिटर्स प्रोसीजर एंड रिपोर्टिंग फोकस ऑन बैलेंस शीट इंप्लीकेशंस ओनली। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कहाँ रहने वाली है? अब देखिए ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में चेंज आ जाएगा कि भाई आई एम अप्लाइंग माई प्रोसीजर्स एंड रिपोर्टिंग ओनली ऑन बैलेंस शीट ओनली, डज नॉट रिक्वायर फुल ऑपरेशनल गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न असेसमेंट, राइट। तो ये एक ऐसा चेंज है जो आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, बट एक्चुअली में ये ऐसे ही अप्लाई होगा। 570 डील्स विद गोइंग कंसर्न और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट के केस में मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो हम अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखते हैं, दे नीड टू बी अडेप्टेड एज पर दी सर्कमस्टांस, एज पर दी एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एंड जो ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखता है, दे नीड टू बी अडेप्टेड एज पर दी हाउ SA 570 विल बी एप्लीकेबल इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस, राइट। तो ये चीजें जो हैं आपको बताई गई हैं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारी आई है कैम को लेके। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि ऑडिट मैटर को लेके हमें SS 700 ने बोला कि भाई कैम का जो है सेक्शन होना चाहिए। 701 ने बताया कैम क्या होता है, कौन से केस में रिपोर्ट करना जो है मैंडेटरी है, जैसे कि लिस्टेड एंटिटीज के केस में रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। याद रखिए, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज हो रहे हैं, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, तो कैम तभी रिक्वायर्ड होगा जब लॉ रेगुलेशन बोलेगा, और ऐसा कोई लॉ रेगुलेशन नहीं है। एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आपने जनरल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया है सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए, एंटिटी ने यूज किया जनरल पर्पस फ्रेमवर्क और लिस्टेड एंटिटी का केस है, मेरी इंटरप्रिटेशन ये बोलती है कि वहां पे कैम आएगा। मैं फिर बोल दूं, आप अगर ऑडिट करने जा रहे हैं सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट का और जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज हुआ है, लिस्टेड एंटिटी का केस है, तो भाई साहब कैम आएगा, कैम एप्लीकेबल होगा, 701 के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, लैंग्वेज बहुत क्लियर नहीं है, बट मेरी इंटरप्रिटेशन यही बोलती है। आइए जरा एक बार देख लेते हैं इसको। तो अमेंडमेंट क्या आई है, जरा ध्यान से देखिए। SS 700 requires the auditor to communicate CAM as per 701 for audit of complete set of general purpose financial statement of listed entity, right? अब मैं आपको इवन एकदम एग्जैक्ट टेक्स्ट भी दिखाता हूं। ये आपका SA 800 का टेक्स्ट है। ये देखिए, इसमें एक्सप्लेनेटरी नोट में जो होते हैं अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल में A19 डाला गया है। SS 700 requires the auditor to communicate key audit matter in accordance with 701 of audit of complete set of general purpose financial statement। कुछ लोग शायद इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई कंप्लीट सेट के लिए बोला गया, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए नहीं बोला गया। नहीं, मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि देखिए, आपको कैम कम्युनिकेट करने पड़ेंगे इन अकॉर्डेंस विद SS 701 व्हेन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट का आप ऑडिट कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटी का जो एज पर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क बने हैं। अगर एज पर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बने हैं तो आपका ऐसे 805 एप्लीकेबल होगा, वहां पे 701 के लिए बोला गया। जब लॉ रेगुलेशन बोलेगा तभी आपको जो है कम्युनिकेट करने हैं, और ऐसा कोई लॉ रेगुलेशन है नहीं अभी के लिए। तो वहां पे मुझे लगता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के केस में कैम नहीं जाएंगे। बट अगर जनरल पर्पस फ्रेमवर्क की मैं बात करता हूं और लिस्टेड एंटिटी है, आप चाहे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों ना ऑडिट कर रहे हो, आपको जो है वो कैम की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आइए क्विक एग्जाम्पल, कंसिडर एन ऑडिट ऑफ ओनली द रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ ABC लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। Under new SA 805, auditor would need to identify CAM specific to revenue। हो सकता है कोई revenue recognition policy इनकी complex हो, significant estimates हो, impact of revenue contract आ रहा हो, और आपको ये मैटर जो है ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा एज पर SS 700 एंड 701, यानी कंबाइंड रीडिंग देके आपको ये मैटर इंक्लूड करना पड़ेगा। दिस इज माई कंक्लूजन ऑन द अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू की ऑडिट मैटर इन SA 805। अच्छा, अब ये आ जाते हैं अदर इन्फॉर्मेशन वाली बात पे। अदर इन्फॉर्मेशन वाली बात मैं पढ़ाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं। क्यों नहीं हो मास्टर जी, क्यों नहीं हो? अरे भाई, जैसे SA 800 में हमने पढ़ा था ना, एग्जैक्टली SA 800 में ले चलता हूँ मैं आप लोगों को। जैसे हमने SA 800 में पढ़ा था, एग्जैक्टली वैसे ही एप्लीकेबल है। आ जाओ SA 800 अदर इन्फॉर्मेशन ये लीजिए, एग्जैक्टली ऐसे ही एप्लीकेबल है अदर इन्फॉर्मेशन वाली बात। यानी सिंपल सी बात अगर मैं बोलूं, देखो भाई मैं यहां से पढ़ा देता हूं, SA 720 कब अप्लाई होता है? टू अदर इन्फॉर्मेशन अकम्पनिंग और इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट कंटेनिंग दी, बस यहां पे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर लीजिए। तो बहुत सिंपल सी बात है कि अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किसी ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कोई रिपोर्ट इंक्लूड की जा रही है, तो वो रिपोर्ट को हम लोग अदर इन्फॉर्मेशन मान लेंगे और 720 की एप्लीकेबिलिटी एज इट इज लगा देंगे, जैसा हमने SA 800 वाली अमेंडमेंट में पढ़ा था। एग्जैक्टली वही काम जो है यहाँ पे होने वाला है। आइए आपको जल्दी से वहां से एक बार रीड करा देता हूं ताकि आपको अधूरा अधूरा ना लगे।
ऐसे हमारा आ गया ये अदर इन्फॉर्मेशन। देखिए, रिपोर्ट्स विद सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट meant to inform owner or stakeholders are considered as annual report under 720। यानी अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ऑडिटेड स्पेसिफिक एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ कोई रिपोर्ट्स जा रही है तो भैया उसे मैनुअल रिपोर्ट मानेंगे ऐसे 720 के लिए। एंड ऐसे 720 की जो रिक्वायरमेंट्स हैं will apply when auditing single financial statement elements if the entity plans to issue such report, that's it। अब वो रिक्वायरमेंट क्या होती है, मटीरियल इनकंसिस्टेंसी चेक करनी है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी रिक्वायरमेंट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगी। सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर, ये आपने खुद पढ़ना है कि भाई ऑडिट रिपोर्ट जो है वो साइन होनी चाहिए, वो साइन वाली सारी SS 700 वाली रिक्वायरमेंट यहाँ पे जो है आपको दिख जाएंगी। ओके, इसको एक बार आप कर लेंगे, सेल्फ लिख भी देता हूँ यहाँ पे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सेल्फ से कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी। ठीक है जी। नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारे पास कहाँ पे आई है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुनिएगा, इधर सुनिए। आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है और कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते समय आपने या तो मॉडिफिकेशन करी है 705, या तो EOM डाला है 706, या फिर आपने मटेरियल अनसर्टिनिटी से रिलेटेड पैराग्राफ डाला है, अगर आपको याद हो 700 में गोइंग कंसर्न से रिलेटेड अलग सेक्शन दिया जाता है, या फिर आपने 720 अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है कोई आपने उसके अंदर जो है वो पैराग्राफ डाला हुआ है, अदर इन्फॉर्मेशन वही एनुअल रिपोर्ट वाला। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किया है, इन चारों में से आपने कोई घटना की है तो आपको अब इनका इंप्लीकेशन कंसिडर करना पड़ेगा ऑन द ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द ऑडिट रिपोर्ट। पहले तो इस क्रक्स को समझ लीजिए। आप ऑडिटर थे, आपने ऑडिट किया, किसका ऑडिट किया, आपने ऑडिट किया सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, आपने ऑडिट किया कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। वहां पे 705, 706, 570 या 720 में आपने जो है कोई पैराग्राफ डाला है, कुछ आप लोगों ने वहां पे उसके इंप्लीकेशन दिखाए हैं। तो अब आपने इन चीजों का 705, 706, 570 एंड 720 का इंप्लीकेशन कंसिडर करना है while doing the audit of single financial statement and specific element of financial statement। ओके, अब इसको लेके क्लैरिफिकेशन क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। आपने जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया, अकाउंट्स रिसीवेबल में कुछ दिक्कत थी, आपने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया, 705 आ गया। अब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं जिसमें अकाउंट्स रिसीवेबल इंक्लूडेड है, या आप अकाउंट्स रिसीवेबल का ही ऑडिट कर रहे हैं स्पेसिफिक एलिमेंट का, तो आपको यह कंसिडर करना पड़ेगा। हाँ जी, तो आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? चलिए, ओके। लेकिन अब केस 2 सुनिए। आपने कंप्लीट, फिर से पहले मैं केस 1 रिपीट कर देता हूं, केस 1 दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एवरीवन प्लीज फोकस। कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था, अकाउंट्स रिसीवेबल में दिक्कत थी, 705 दे दिया था, बहुत बढ़िया। अब आप यहां पे जब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें अकाउंट्स रिसीवेबल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, या फिर आप अकाउंट्स रिसीवेबल का ही ऑडिट कर रहे हैं तो आपको भाई वो जो 705 की मॉडिफिकेशन है वो यहां पे कंसिडर करनी पड़ेगी। नाउ केस 2, आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था और आपने लॉन्ग टर्म डेट क्लासिफिकेशन के चलते क्वालिफिकेशन दी थी वहां पे, लॉन्ग टर्म डेट क्लासिफिकेशन के चलते क्वालिफिकेशन दी थी वहां पे, राइट। और अब आप स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं। अब आप लोग स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट कर रहे हैं अकाउंट्स रिसीवेबल, या फिर आप P&L का ऑडिट कर रहे हैं जिसका अकाउंट्स रिसीवेबल से कुछ लेना देना नहीं है। यानी जो आपकी कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मॉडिफिकेशन थी और जो आपकी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आप ऑडिट कर रहे हैं, अगर उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है तो आपको वो मॉडिफिकेशन अब कंसिडर नहीं करनी है। ये क्लैरिफिकेशन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैं फिर से बोल देता हूं, देखो, आपने जब कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था वहां पे आपने 705, 706, 570, 720 इसमें कुछ किया था, तो उसका इंपैक्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा while doing the audit of single financial statement और specific element and their audit report। बट कनेक्शन होना चाहिए। आपने अकाउंट्स रिसीवेबल के बेसिस पे क्वालिफाई किया था, अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑडिट कर रहे हो भाई साहब, कंसिडर करना पड़ेगा। आपने लॉन्ग टर्म डेट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे क्वालिफाई किया था, अकाउंट्स रिसीवेबल का ऑडिट कर रहे हो या P&L का ऑडिट कर रहे हो, कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। डन। आइए चलिए अब इसको समझ लेते हैं जरा। देखो प्लीज क्या बोला गया है, आपको इंप्लीकेशन कंसिडर करने हैं ऑफ सर्टेन मैटर्स इंक्लूडेड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द एंटिटीज कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। देखो, ऑडिट रिपोर्ट है कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसमें इन चारों में से कुछ है, चारों में से मतलब 705 में से, 706 में से, 570 से या फिर 720 से। ओके, मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, EOM दिया है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न सेक्शन डाला है, या फिर statement that describes
अनकरेक्टेड मिडिल स्टेटमेंट ऑफ द अदर इन्फॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद एसए 720। तो ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को कंसिडर करना है कि भाई ये इश्यूज, ये ऊपर वाले इश्यूज जो हैं, हाउ दीज इश्यूज इफेक्ट द ऑडिट ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अ स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को कंसिडर करना पड़ेगा भाई ये इश्यूज कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं। अच्छा जी, एग्जाम्पल, अगर ऑडिटर की रिपोर्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्वालिफाई करती है अकाउंट्स रिसीवेबल को, अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कौन से, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वालिफाई करती है अकाउंट्स रिसीवेबल को, और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट इंक्लूड्स अकाउंट्स रिसीवेबल, देन देयर विल लाइकली बी implications. Okay. However, if the qualification relates to long-term debt classification, it is less likely to impact the audit of P&L or SCFS यानी specific element linked to accounts receivable. अब ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही कि भाई साहब ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये कि जब आप ये इंप्लीकेशन कंसिडर कर रहे होंगे, कौन सा इंप्लीकेशन, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 705, 706, 570, 720 इंग्लिश वाले ऑडियंस के लिए, 705, 706, 570 एंड 720, जब आप ये इंप्लीकेशन कंसिडर कर रहे होंगे कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इन चीजों का इंप्लीकेशन सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर कंसिडर कर रहे होंगे, तो आपको क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं। हनीमून शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, हनीमून बनेगा भाई साहब मॉरिशस में, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो इसको प्लीज 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 अच्छे से बढ़िया से मेहनत करके याद करके जाइएगा मेरे साथ। फैक्टर्स टू कंसिडर फॉर इंप्लीकेशंस, ओके, कौन से इंप्लीकेशंस, ये वाले इंप्लीकेशंस जो हम ऊपर पढ़ रहे थे, तो इनको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, अच्छे से याद करके जाना है। When assessing the impact of the issues in the auditor's report on the complete set of financial statement for the audit of single financial statement or specific element, key factors include 1, 2, 3, 4, 5. ओके, हमने क्या पढ़ा, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 1, 2, 3, 4 अगर हैं तो उनका इंपैक्ट कंसिडर कर लेना सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट का ऑडिट करते समय। अब जो इफेक्ट कंसिडर करने वाले हो, इसमें भाई साहब कौन से फैक्टर्स ध्यान रखने वाले हो, और ये 5 फैक्टर्स आपका टिकट है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, इतने इंपॉर्टेंस जो है ये रखते हैं। आइए, तो सबसे पहले ये 5 फैक्टर है क्या क्या, इनको पढ़ते हैं, याद करते हैं और समझते हैं। आइए जरा, पहले 3 फैक्टर बहुत ज्यादा आसान, सिंपल याद रखिए, एनपीडी 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 एनपीडी, ये एनपीडी 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 क्या है, मेरी बात सुनो। पहले फैक्टर मैं आपको समझा चुका हूं, नेचर ऑफ इशू। नेचर ऑफ इशू में सिंपल सी बात आपने देखनी है कि भैया ये जो मैटर था ना, ये कैसे रिलेटेड है, किससे, हाउ द मैटर इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, हाउ द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिलेट्स टू सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अकाउंट्स रिसीवेबल के बेसिस पे क्वालिफिकेशन हुई थी और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट में अकाउंट्स रिसीवेबल है तो रिलेटेड है। अगर लॉन्ग टर्म डेट क्लासिफिकेशन के बेसिस पे मॉडिफिकेशन हुई थी और यहां पे भाई साहब बात अकाउंट्स रिसीवेबल की हो रही है, सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट की अगर बात हो रही है जिसमें अकाउंट्स रिसीवेबल है, तो भाई ये रिलेटेड नहीं है। यानी सबसे पहले आपने देखना है कि रिलेशन, आप नेचर की जगह पे रिलेशन भी लिख सकते हैं मन में, एग्जाम में नेचर लिख के आइएगा, क्योंकि आई से आएगा तो नेचर ही पसंद आएगा। तो नेचर ऑफ द इशू, हाउ द मैटर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिलेट्स टू दी सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक एलिमेंट, क्या भाई उनका कोई आपस में रिलेशन भी है। अगर रिलेशन होगा तो इंपैक्ट कंसिडर करूंगा, नहीं होगा तो इंपैक्ट नहीं कंसिडर करूंगा। अच्छा जी, दूसरी बात यहां पे क्या आएगी, दूसरी बात है परवेजिवनेस, एनपीडी, याद रखिएगा एनपीडी। दूसरी बात यहां पे आई है परवेजिवनेस, और परवेजिवनेस का मतलब आप लोग समझते हैं, ऑडिट में परवेजिव वर्ड यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द मिसस्टेटमेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितना ज्यादा इंपैक्ट है, परवेजिव का मतलब भाई पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालता है, तो उसे बोलते हैं परवेजिव। बचपन में पढ़ा करते थे परवेजिवनेस इज अ मैटर ऑफ व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट, है ना। तो आइए अब परवेजिव वाले को पढ़ते हैं। वैसे लिखने के लिए सिंपल है, द एक्सटेंट टू विच द इशू इफेक्ट्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अगर मैं आपको एक सिंपल बात बोलूं, अगर कोई ऐसा इशू है जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालता है, तो भाई उसकी वजह से अगर मॉडिफिकेशन हुई है, आपको इंप्लीकेशन जरूर कंसिडर करना पड़ेगा सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में भी, है ना। अगर कोई ऐसा इशू है जो परवेजिव इन नेचर है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट डालता है, यू हैव टू कंसिडर इट्स इंपैक्ट व्हाइल डूइंग द ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपने भाई साहब सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, आपने कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिस्क्लेमर इशू किया था ड्यू टू मल्टीपल अनसर्टेनिटीज। परवेजिव इन नेचर भैया इंपैक्ट आने वाला है, पक्की बात है, कोई रोक ही नहीं सकता। ओके, तीसरे पे आ जाता है एनपीडी, एन हो गया नेचर के लिए वर्ड क्या यूज कर सकते हो, रिलेटेड। परवेजिवनेस, इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना आ रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल को इंपैक्ट डालता है क्या। नाउ थर्ड वन इज डिफरेंस इन एएफआरएफ। अब इसका मतलब क्या है, हो सकता है आपके कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट
किसी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क पे बने हो और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या स्पेसिफिक एलिमेंट किसी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए बने हो, यानी कि आपके कंप्लीट सेट पे SA 800 नहीं लग रहा था लेकिन आपके सिंगल वाले पे SA 800 लग रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा भाई वहां पे जो मॉडिफिकेशन हुई थी क्या SA 800 यानी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में भी अगर ऑडिट करते तो मॉडिफिकेशन होती, अगर हाँ तो भाई इंपैक्ट कंसिडर करेंगे, ना तो नहीं। मैं दोबारा बोलता हूं, इज इट पॉसिबल कि हमारे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अलग कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अलग FRF से बने हैं, सिंगल वाले अलग FRF से बने हैं स्पेशल पर्पस से? हाँ, हो सकता है। तो भाई मॉडिफिकेशन जो हमारी कंप्लीट वाले की थी, हम रेलेवेंस चेक कर लेंगे क्या हमारे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के केस में जो FRF यूज हुआ है उसके लिए भी मॉडिफिकेशन जो है रेलेवेंट है, जो हमने कंप्लीट सेट में करी है, जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को यूज करते हुए बने हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा, और वो क्या था? डिफरेंस इन AFRF NPD, नेचर, परवेजिवनेस एंड डिफरेंस। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले पे, और वो क्या है? पीरियड डिफरेंस, या फिर आप उसे टाइम गैप भी जो है वो बुला सकते हैं। पीरियड डिफरेंस, एनी गैप, टाइम लैप्स दूसरा वाला हो जाएगा। पीरियड डिफरेंस, एनी गैप बिटवीन रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसका क्या एग्जांपल है? हो सकता है, अब देखिए स्टैंडर्ड्स भाई किसी एक कंट्री के लिए तो बने नहीं है, ये तो बने हुए हैं भाई साहब पूरे पूरे वर्ल्ड के लिए ध्यान में रखते हुए। तो आप इसको ऐसे समझिए, हो सकता है कि आपका जो रिपोर्टिंग पीरियड था जब आपने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट किया, उनका जो पीरियड था वर्सेस जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनका जो पीरियड है वो अलग है। और क्या इस पीरियड गैप की वजह से इंफॉर्मेशन में चेंज आ सकती है? हाँ, हो सकता है आपने EOM पैराग्राफ डाला हो किसी पेंडिंग लिटिगेशन के चलते, राइट, और अब वो चीजें रिजॉल्व हो गई हैं, और अब जब आप सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट कर रहे हैं तब वो रेलेवेंट ही नहीं है, तो इंप्लीकेशन कंसिडर करने का ही नहीं है। अगर रेलेवेंट है तो कंसिडर कर लेंगे, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या? पीरियड गैप वाला पॉइंट। आइए एक बार रीड कर लेते हैं। पीरियड डिफरेंसेस, एनी गैप बिटवीन द रिपोर्टिंग पीरियड्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली आपका जो रिपोर्टिंग पीरियड्स हैं उसके बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है? हाँ, और उस डिफरेंस को हमें कंसिडर करना है व्हाइल कंसिडरिंग द इंप्लीकेशन। एंड फाइनली वी हैव व्हाट? टाइम इलैप्स्ड। अभी टाइम इलैप्स्ड क्या है? ड्यूरेशन सिंस द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाज इशूड। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, हो सकता है एक लंबा समय पास हो चुका हो बिटवीन द ऑडिट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑडिट ऑफ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। टाइम गैप आ सकता है ना, कि आपने भाई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बहुत पहले उस पर ऑडिट रिपोर्ट दे दी थी, और सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बाद में ऑडिट कर रहे हैं। तो ऑडिटर को यह देखना है कि भाई वो जो हमने कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब ऑडिट रिपोर्ट दी थी तब जो मैटर्स हुए थे, क्या वो अभी भी, यानी जब हम सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट दे रहे हैं, वो आज भी रेलेवेंट है या नहीं है? एग्जाम्पल दो। चलो एक एग्जाम्पल आपके लिए बना देता हूं। आपने भाई कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट दी थी, उस समय कंपनी के पास फाइनेंस अवेलेबल नहीं था, आपको मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न लग रही थी। अब आप जो सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अब आप जब ऑडिट कर रहे हैं, तो भाई साहब उस समय जो है कंपनी के पास सब्सटैंशियल फाइनेंस जो इकट्ठा हो गया, कंपनी रिवाइव हो चुकी है, तो हो सकता है कि अब वो मटेरियल अनसर्टेनिटी वाला पैराग्राफ हमारे लिए रेलेवेंट ना हो। तो यहां पे यही तो गाइडेंस दी गई है कि भैया आपने जो कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 705, 706, 570, 720 की रिपोर्टिंग करी है, प्लीज आप उसका इंपैक्ट कंसिडर कीजिएगा, लेकिन कंसिडर तभी कीजिएगा जब भाई साहब वो रेलेवेंट हो। अब उसकी रेलेवेंसी निकालने के लिए आपको कुछ फैक्टर्स बता दिए गए हैं। NPD, PT, NPD, सबसे पहले नेचर, परवेजिवनेस, डिफरेंस इन AFRF, देन पीरियड डिफरेंस हो सकता है, एंड देन टाइम इलैप्स्ड आपने ध्यान रखना है। NPD, PT, बस ऐसे याद रख लेना आप लोगों ने। और भाई साहब ये आपकी टिकट है। आइए, कहाँ की टिकट है? ये आपकी टिकट है फॉर सक्सेस इन CA फाइनल एग्जाम्स, अपकमिंग CA फाइनल एग्जाम्स। आइए, NPD, PT, नेचर ऑफ द इशू, परवेजिवनेस, डिफरेंस इन AFRF, पीरियड डिफरेंस एंड टाइम इलैप्स्ड। लीजिए, देन अब ये बात तो पहले भी थी, अब भी है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, even if certain matters in auditor's report on the complete set of financial statements do not impact the SFS or single element, ये एक बोल के इन्होंने भाई साहब सही मजे लिए हैं। कहते हैं भाई हो सकता है कुछ मैटर्स ऐसे हों जो कंप्लीट सेट में हैं और वो इंपैक्ट नहीं करते हैं SFS को या सिंगल एलिमेंट की ऑडिट को, फिर भी अगर ऑडिटर को लगता है दे आर रेलिवेंट फॉर रेफरिंग, तो भाई ऑडिटर जो है OM पैराग्राफ यूज कर सकता है। ऑडिटर में स्टिल रेफर टू देम इन अदर मैटर पैराग्राफ। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं फिर से बोलता हूँ, कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मैटर है, वो आपको लग रहा है कि भाई साहब हमारे सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे इंपैक्ट नहीं डालते हैं, फिर भी ऑडिटर को लग रहा है कि नहीं भाई मेरे तो डालने, तो अदर मैटर पैराग्राफ यूज कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप अदर मैटर पैराग्राफ यूज करके जो है उनको डिस्क्लोज कर सकते हो। ओके, सो मैटर्स इन कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट इम्पैक्ट, स्टिल ऑडिटर रेफर कर सकता है OM पैराग्राफ से। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिटर में कंसिडर एप्रोप्रिएट
to refer in auditor's report on single financial statement to a material uncertainty related to going concern section included in auditor's report on the complete set of financial statement। तो ऑडिटर चाहे तो भाई वो रेफर कर सकता है, चाहे वो रेलेवेंट हो या ना हो, यानी ऑडिटर को यहाँ पे एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो दी जा रही है। ओके, चलिए जी, अब चलते हैं अपने आखिरी अमेंडमेंट तो नहीं बोलूँगा बट काइंड ऑफ अपडेट है, उसके पास चलते हैं जल्दी से। क्या बोलता है लास्ट अपडेट कि भाई देखो, ऑडिटर की जो रिपोर्ट है एस 805 में, उसमें डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता है ऑन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड कैश फ्लो, और अनमॉडिफाइड ओपिनियन आ सकता है स्टेट ऑफ अफेयर्स पे। अब पता क्या है, ये एक बहुत 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 नीश और बहुत स्पेसिफिक टॉपिक है। मैं ये आपके लिए छोड़ता हूँ, मुझे बताओ कहीं आपने ऐसा पढ़ा है क्या कि भाई ऑडिटर जो है वो, देखो मैं आपको हिंट भी दे सकता हूँ, चलो पहले मैं बता देता हूँ, सुनो मेरी बात को। ऑडिटर की रिपोर्ट में ऐसा हो सकता है कि भाई डिस्क्लेमर दिया हो उसने किस में, ऑन द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन एंड कैश फ्लो, एंड अनमॉडिफाइड दिया हो स्टेट ऑफ अफेयर्स पे। अब क्या है रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैश फ्लो मतलब P&L एंड कैश फ्लो, स्टेट ऑफ अफेयर्स का मतलब क्या, बैलेंस शीट। ये अलाउड है सिंस डिस्क्लेमर ओनली अप्लाइज टू ओनली ऑपरेशन एंड कैश फ्लो एंड नॉट दी होल फाइनेंशियल्स। तो याद रखिएगा ऑडिटर की रिपोर्ट में ऐसा हो सकता है। मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ, इस पर थोड़ा सा रिसर्च करें कि कौन सा स्पेसिफिक सर्कमस्टांस है, कौन सा वो एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें भाई ऑडिटर ऐसा कर सकता है कि वो P&L और कैश फ्लो पे क्या दे सकता है, P&L और कैश फ्लो पे वो डिस्क्लेमर दे सकता है और बैलेंस शीट पे वो अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है। राइट, हिंट्स, रीड 705, रीड 510। राइट, ऐसे 805 में तो सिर्फ और सिर्फ ये एक तरीके से क्लैरिफिकेटरी उसमें डाला गया कि हाँ ऐसा हमने 705 में भी लिखा हुआ है, रेड विद 510। राइट, तो बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ऑडिटर जो है वो क्या कर सकता है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे सकता है रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन कैश फ्लोज पे, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकता है बैलेंस शीट पे। भाई ये स्टेट ऑफ अफेयर्स को बैलेंस शीट बोलते हैं। ओके, आईसीए ने भी क्लैरिफाई किया है, और रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन को P&L बोला जाता है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड कैश फ्लो। ओके, अलाउड सिंस डिस्क्लेमर ओनली अप्लाइज टू ऑपरेशन एंड कैश फ्लो, नॉट दी होल फाइनेंशियल। अगला पॉइंट कुछ नहीं, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एस 800 और 805 जो है वो अदर एसेस की रिक्वायरमेंट को ओवरराइड नहीं करते हैं, यानी कि 315, 330, 260, 240 ये सारे के सारे एसेस जो हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। और 800 और 805 स्पेसिफिक गाइडेंस देते हैं आपको अपने अपने पर्पस के लिए, बाकी सारी चीज़ें पुराने स्टैंडर्ड से उठाएंगे। राइट, ये हो जाती है हमारी यहाँ पे आके अमेंडमेंट्स कंप्लीट। चलिए जी, ऑल द बेस्ट।